नमस्ते। बातचीत के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई सारी चीजें दिख रही हैं। एक तरफ जहां शब्दों के बाण तेज होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां भी एकदम से सक्रिय हो गई हैं। दिल्ली को यमुना नदी को लेकर के, हरियाणा को लेकर के जो केजरीवाल ने बयान दिया, उस पर चुनाव आयोग उन्हें धनाधन नोटिस भेज रहा है। दूसरी तरफ अब खबर यह है कि चुनाव आयोग के यहां से भेज करके और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर छापामारी कराई गई है। और ये जानकारी खुद आतिशी ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि ये चीजें हो रही हैं। वहीं इन्होंने एक आरोप और लगाया है। वो ये कह रही है कि दिन दहाड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे, सोने की चेन, जूते सब बांट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और भगवंत मान के घर छापेमारी की जा रही है। आतमजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे मामले पर बात करेंगे हम। सर बहुत स्वागत है। आतमजीत सर, दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक तरफ अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी रजाई से निकल के डबल डेटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवंत मान के घर पे छापे, अरविंद केजरीवाल यमुना को लेकर के बयान देते हैं और चुनाव आयोग उनको नोटिस इशू कर देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहीं चुनाव आयोग के नाक के नीचे प्रवेश वर्मा पैसा बांटते हैं, सोने की चेन बांटते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या समझा जाए इसको? प्रवेश वर्मा तो अपना एनजीओ चला रहे हैं। वो कहते हैं महिलाओं को मैं अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सम्मान निधि दे सकता हूं क्योंकि साहिब सिंह वर्मा सीएम रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा से ये भी पूछा जाना चाहिए कि भाई कितनी अचल संपत्ति आपके पास है, और जो आपके पास अचल संपत्ति है क्या वो आय से ज्यादा है या आय से कम है। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा केस बैठा दिया था, और उसके बाद अखिलेश यादव को किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया। और अखिलेश यादव पहले लोकसभा इलेक्शन में 2019 के आपको सारी कॉन्फ्रेंसेस उनकी जो है उनके ऑफिस से बैठ के होती थी। तो इस तरीके के काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके लोग कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों से और जो शासित प्रदेश उनके नहीं, उनसे बहुत प्रॉब्लम है। चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, चाहे वो नवीन पटनायक की उड़ीसा की सरकार रही हो। और अब तो प्रतिशोध की राजनीति के तहत जिस तरीके से इन्होंने भगवंत मान को 2 घंटे तक इलेक्शन कमीशन उनके कपूरथला हाउस, क्योंकि सीएम भगवंत मान का आवास है, कोई भी सीएम पंजाब का होता है, कपूरथला हाउस उसका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है दिल्ली में, तो वहां 2 घंटे तक इलेक्शन कमीशन के लोग बाहर खड़े रहे और भगवंत मान की सिक्योरिटी ने उनको अंदर जाना अलाउ नहीं किया। अब इसको लेकर नई राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि भगवंत मान के पास बहुत सारा धन था जो वो इलेक्शन में बांटने के लिए लाए थे, इसलिए 2 घंटे उनके दरवाजे नहीं खोले गए। तो फिर वो धन गया कहां? अगर इतना सारा धन था जिसको 2 घंटे लग गए वहां से ट्रांसपोर्ट करने में, तो वो किस पाताल लोक में चला गया? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए। और वो धन वहां पहुंचा कैसे? उसको पहुंचने से वहां पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? और क्या सूचनाएं थी इलेक्शन कमीशन के पास? इलेक्शन कमीशन तो दिल्ली का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, झारखंड का इलेक्शन हो, हरियाणा का इलेक्शन हो, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रसार एजेंट बन गया है। सर, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हमने कोई छापेमारी नहीं की, हम एजेंसियों के काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो फिर वो ईसी के कौन से लोग थे जो कपूरथला हाउस के बाहर खड़े थे? क्या राजीव कुमार ने? साजिश है। बिना इलेक्शन कमीशन की जानकारी के कुछ लोग भेज दिए गए। आज जहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वहां बिना इलेक्शन कमीशन की जानकारी की एजेंसी चली गई एक मुख्यमंत्री के घर पे छापेमारी करने। आप मुझे ये बताइए, बगैर सीईसी 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक सीईसी होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आपका कहने का मतलब है बगैर किसी इलेक्शन कमिश्नर की जानकारी के इलेक्शन कमीशन खुद ब खुद चल के वहां पहुंच गया? आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में जब 9 विधानसभा के इलेक्शन थे और जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, उनको बूथों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था पहचान पत्र दिखाओ, आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, उस समय इलेक्शन कमीशन क्यों मौन था? महाराष्ट्र में जब मॉक पोल कराने के लिए एक गांव ने कहा कि 3500 वोट हमने एक कैंडिडेट को दिए और वो मॉक पोल के जरिए इसको सिद्ध करना चाहते थे, तो वहां पे धारा 144 लगाकर वहां पे मॉक पोल क्यों नहीं कराने दिया गया? और कितने भी आप हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन देख लीजिए, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 6-6.5% वोटिंग बढ़ा दी जाती है। 60% वोटिंग को 66% वोटिंग कर दिया जाता है। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शेरो शायरी करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहता है कि सब चंगा सी। और जब ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यही इलेक्शन कमीशन
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पीछे खड़ा होकर कहता है कि हम पाक साफ हैं, हम तो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बिलीव करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार एक बुकलेट लेके जाते हैं और उस बुकलेट के द्वारा कहते हैं कि सारे समाधान इस किताब में है, आप किताब को पढ़िए तब मुझसे बात कीजिए। ये पढ़ने लिखने वाली सरकार नहीं है, ये पढ़ाने लिखाने वाली सरकार है। ये नए चैप्टर लिख रही है, ये नए संशोधन कर रही है, ये नया अध्याय लिख रही है देश की राजनीति में, कि कोई भी विपक्षी पार्टी इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। भगवंत मान पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करना, एक चुना हुआ सीएम है वो, मैं कहता हूं कुछ भी है, एक चुना हुआ सीएम है। एक चुने हुए सीएम को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी आदेश के आप उसके कपूरथला हाउस घर के बाहर जाके 2 घंटे तक आप उसको नजरबंद कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, मैं तो ये कहूंगा कि उसको नजरबंद कर दिया गया 2 घंटे के लिए, कि वो बाहर ना निकल सके, कैंपेन ना कर सके। उसकी कितनी इलेक्शन मीटिंगें खराब की गई होंगी। ये सब इनकी कुरीतियां हैं, ये जान के कराया जा रहा है, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि पंजाब से बहुत सारा धन दिल्ली ले जाके इस इलेक्शन को खरीदा जा रहा है। यहां पर गोल्ड की चेन, सोने की चेन बांटने का काम कौन कर रहा है? या मुफ्त की रेडियां बांटने का काम कौन कर रहा है? यहां जो आपने देखा, आपने तो नहीं देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, फुल पेज ऐड आ रहे हैं 3 दिन से, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाकर कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं इतना पैसा दूंगा, इतनी रेवड़ी बांटूंगा, KG to PG फ्री एजुकेशन दूंगा, हॉस्पिटल के इतने बेड बढ़ाऊंगा, मैं मैं शहर की कार्य व्यवस्था ठीक कर दूंगा, मैं दिल्ली स्टेट को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दूंगा, मैं अनरेगुलराइज कॉलोनी को रेगुलराइज कर दूंगा। अरे भाई क्यों नहीं किया अभी तक? लैंड पुलिस तो आपके पास है, 11 साल से आप सत्ता में काबिज हैं। बिजली, पानी, आप गंगा साफ करने की बात करते हैं तो आपने यमुना को भी साफ करना चाहिए था। उसी संगम में तो डुबकी लगाने जा रहे हैं 5 तारीख को। तो बात ये आ जाती है, प्रधानमंत्री मोदी गंगा को अपनी मां कहते हैं और यमुना से उनको नफरत है। तो किस बिना पर वो संगम जाके गंगा जमुना की संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं? हमारे देश की गंगा जमनी जो तहजीब है ना, उसका असली मायने ये है कि देश का मुसलमान, देश का हिंदू, देश का सिख, देश का ईसाई, ये सब गंगा जमनी तहजीब में सब रमे हुए हैं, कई हजारों साल से एक साथ रह रहे हैं। देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देश में लोगों को वर्ग में बांटने का काम, जात में बांटने का काम, धर्म में बांटने का काम, अब तो देश को पार्टियों में बांट दिया गया है कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो देशद्रोही है, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं देशभक्ति के। तो ये सर, जो आपने चूंकि जी आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर दिया, मैं एक चीज पूछ लूं। आज जब अरविंद केजरीवाल इस हालात में है, कभी उनको लेकर के मंजूरी दे दी जाती है मुकदमा चलाए जाने की, कभी भगवंत मान के यहाँ छापे पड़ जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। यही आम आदमी पार्टी के नेता थे, अरविंद केजरीवाल थे, जब गिरफ्तार हुए थे तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी थी। सोनिया गांधी खुद संजय सिंह के पास चल करके गई थी, बहुत वायरल वीडियो है। राहुल गांधी ने सदन के अंदर ये बात उठाते हुए कहा था कि जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो मुझे दर्द होता है, वो ये मुद्दा उठाया था। आज कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़ने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल भुगत रहे हैं, कोई उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, विरोध करने वाला कोई नहीं है, और केजरीवाल का विरोध भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सुन नहीं रही, बिल्कुल अनसुना कर दे रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। देखिए, लोगों को थोड़ा हार्श लगेगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में थे, सुनीता केजरीवाल के साथ इंडिया गठबंधन के साथी, चाहे वो संजय राउत हों, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो बिहार के आपके तेजस्वी यादव हों, ये सब एक साथ, चाहे वो हेमंत सोरेन की बहू हों, ये सब एक साथ खड़े थे ना एक मंच पर। क्या दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बांटो और राज करो से आप देश को बचाइए, हमको देश को बचाने की जरूरत है, और देश को बचाने के लिए ममता हो, मायावती हो, सब एक साथ खड़े होने को तैयार थे। तो अब क्या आन पड़ी कि जेल से निकलने के बाद वो राहुल गांधी को भ्रष्ट बता रहे हैं। राहुल गांधी ने पलटवार तब किया जब राहुल गांधी पे पहला वार अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी में उनके जो भी सोशल जस्टिस के मिनिस्टर रहे, चाहे राजकुमार आनंद रहे, वो बीजेपी में चले गए, चाहे राजेंद्र पाल गौतम रहे,
वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, उससे पहले की जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे वो भी रिजाइन कर गए। उनका साफ साफ कहना है, मैंने उनसे खुद बात की तीनों से, वो कहते हैं ये आदमी इतना झूठा है, सोशल जस्टिस के नाम पर 1 रुपया आवंटित नहीं करता मिनिस्ट्री को। कहां जाता है अरविंद केजरीवाल का पैसा? अरविंद केजरीवाल आपको फ्री बिजली 200 यूनिट के नाम पे 5,000 करोड़ रुपया प्राइवेट बिजली वालों को वितरण कर देता है। क्यों वितरण करता है वो प्राइवेट कंपनीज को? क्या सॉफ्ट्स मिलते हैं उसको प्राइवेट कंपनीज से? भाई प्राइवेटाइजेशन है बिजली की, यहां बीसीएस बिजली बेचता है और कंपनियां बिजली बेचती हैं। उन वितरण विभागों को पब्लिक यूटिलिटीज के लिए 5,000 करोड़ रुपया आवंटित आप करते हैं, उनसे आप क्या बदले में लेते हैं? आप ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हैं, आप खुद ठेकेदार अपॉइंट करते हैं, आपने सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे रखा, उनको लगातार आप प्रॉमिस करते रहे कि आप उनको पक्का करेंगे। आप कच्ची कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने की बात करते हैं, आज तक आपने एसटीपी प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए। जब तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेंगे तो पानी प्रोसेस कैसे होगा? वही ह्यूमन वेस्ट सारा यमुना में जाता है। आपने यमुना साफ करनी थी आज से 5 साल पहले, आपने कहा था छठ पूजा पर 2019 में मैं खड़े होकर खुद स्नान करूंगा। 2025 आ गया, 2025 में आप यमुना के पास खड़े भी नहीं हो सकते। आप मोदी जी को टारगेट करते हैं, ठीक है, टारगेट करना चाहिए क्योंकि मोदी की सरकार भी भ्रष्ट सरकार है, पर आपने अपने कृतज्ञों को छुपाने के लिए अपने ही गठबंधन के लोगों को डस लिया। तो क्या आपको बिच्छू नहीं कहा जाना चाहिए? और आज भगवंत मान पर इलेक्शन कमीशन की जो गाज गिरी, या इलेक्शन कमीशन के दफ्तर अफसर जाके कपूरथला हाउस में उनको आंखें दिखा रहे हैं। लाल आंखें दिखाने का काम तो चाइना को करना था आपने, आप लाल आंखें दिखा रहे हैं ऑपोजिशन सीएम्स को। तो आज भगवंत मान के साथ कौन खड़ा होगा? संजय सिंह इसी बात को कहते रहे विपक्षी एकता, विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। चाहे कम्युनिस्ट पार्टीज हो, चाहे लेफ्ट विंग के लोग हो, चाहे सेंटर टू लेफ्ट हो, चाहे सेंटर विंग पार्टी हो, आपने अपनी पोजीशन लेफ्ट टू सेंटर से सीधे राइट विंग कर लिया, हनुमान बन गए। जब आप सत्ता में आए थे आप कहते थे कि मैं वैगनार में घूमता हूं, मैं रेनॉल्ड का पेन लगाता हूं, मैं 1 बेडरूम के मकान में रहता हूं। आपने क्यों शीश महल खड़ा किया? आपने मौका दिया बीजेपी को आपको टारगेट करने के लिए। फिर आप शराब नीति लेके आए, दलितों की बस्तियों में शराब, आपको स्कूल बनाने चाहिए थे कि शराब के कारखाने लगाने चाहिए थे कि शराब की सेल पॉइंट्स लगाने चाहिए थे। फिर आपने एजुकेशन सिस्टम के नाम पर सिर्फ क्लासरूम बढ़ाए, वहां भी ठेकेदारी की, आपने स्कूल्स तो नहीं बनाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी में क्लासरूम और बना दिए। पंजाब का जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, जो पंजाब को समझते हैं वो जानते हैं कि पंजाब का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम आज से नहीं, पिछले कई सालों से, 25-30 सालों से बहुत ही स्टेबलाइज्ड है। आपने कह दिया कि हम इसको और बेहतर करेंगे। अरे कैसे बेहतर करेंगे? फिर आप ठेकेदारी प्रथा को लेके आएंगे, आप 4 क्लासरूम से 6 क्लासरूम और बना देंगे। आप जहां 25 बच्चे पढ़ते हैं वहां 15 बच्चे क्लास में बैठेंगे। तो उससे क्या आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य का काम बढ़िया? एक भी अस्पताल बनाया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले 11 सालों में? और जो 3 अस्पतालों का वो नाम लेते हैं अपने मुंह से, उसका शिलान्यास तो शीला दीक्षित सरकार में हो गया था। चाहे अम्बेडकर हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले लीजिए, नाम से ही पता लग जाता है कि किसने शिलान्यास किया होगा। आपने जिनकी आप अंबेडकर साहब की फोटो लगाते हैं, उस अंबेडकर साहब की प्रतिमा का आपने क्या हाल किया अमृतसर में? आप ही के कार्यकर्ता ने डेसिक्रेट किया उस प्रतिमा को। आप कहते हैं कि आप भगत सिंह के अनुयायी, आप कहते हैं कि आप अंबेडकर के अनुयायी हैं। आप किसी भी दलित आदमी से पूछ लीजिए दिल्ली के और पंजाब के, जिस एससी वोटर के नाम पर पंजाब में वोट लिया गया, जिस दलित वोटर के नाम पर दिल्ली में वोट लिया गया, उसी के साथ धोखा किया केजरीवाल ने। आज केजरीवाल के साथ कोई नहीं खड़ा। आज केजरीवाल की दुर्दशा सिर्फ इसलिए है क्योंकि केजरीवाल ने सबके साथ अपने रिलेशंस को खराब किया। और मैं फिर कहूंगा, केजरीवाल इस इलेक्शन में समाप्त होने जा रहे हैं, विलुप्त होने जा रहे हैं। और केजरीवाल की जो आप कह लीजिए उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। वो आरएसएस द्वारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन में आए थे, आरएसएस ने उनको खड़ा किया, वो फिर हनुमान बने, फिर वो हर तरह की चीजें करने लग गए। फिर उन्होंने अपने आप को बहुत ही धार्मिक और बहुत ही दूसरे तरीके का इंसान बताया। और फिर उन्होंने वही काम किए जो मोदी जी ने किए। उन्होंने अपना शीश महल खड़ा किया, उन्होंने अपनी गाड़ी बड़ी कर ली, फिर उन्होंने अपने मफलर का साइज भी बदल लिया, मफलर का शेप भी बदल लिया, अपनी जैकेट भी बदल ली।
आज की डेट में तो वो 15,000 20,000 की जैकेट पहन के घूमते हैं। तो क्यों ढोंग किया आपने? तो अरविंद केजरीवाल जो है ना, बहुत ज्यादा एक करप्ट किस्म का आदमी है। भगवंत मान को किसी भी दिन वो सीएम पोस्ट से हटवा सकता है। आज मनीष सिसोदिया को जंगपुरा की सीट पे लड़वाने का काम उन्होंने जो किया है ना, उसकी सीट को खराब, उसके इलेक्शन को खराब करने के लिए। अगर मनीष सिसोदिया इलेक्शन हार जाए जंगपुरा का, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने सामने किसी दूसरे को खड़ा नहीं देख सकते। ये उस आदमी में प्रॉब्लम है, वो नार्सिसिस्ट है। और इस बात की तकदीर उसने पहले कार्यकाल में कर दी थी कि मैं नार्सिसिस्ट हूं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। अब उसका नार्सिसिज्म जो है वो बहुत ही चरम सीमा पर है। सर, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात हो गई, जरा इलेक्शन कमीशन की बात कर लें। खबर यह है कि सी विजिल जो पोर्टल है उस पर शिकायत हुई है, इसलिए ये छापेमारी करनी पड़ी है, जांच करने जाना पड़ा है। ये सारी चीजें लगातार कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल, तमाम क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, सबने चुनाव आयोग के पास शिकायतें की कि ऐसी गड़बड़ियां वैसी गड़बड़ियां। हरियाणा में गड़बड़ियां रिपोर्ट की गई जब तमाम ईवीएम को लेकर के। महाराष्ट्र के इलेक्शन में वोट बैंक कैसे कैसे क्या कुछ किया गया उसको रिपोर्ट किया गया। अभी दिल्ली के चुनाव में ऐसी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त ऑब्जेक्शन इस चीज को किया, जो वोट इधर उधर किए गए, वोटों में नाम कटा घटा बढ़ा, उसको लेकर के चुनाव आयोग सोया रहा। लेकिन यमुना पर एक बयान ने चुनाव आयोग को जागृत कर दिया। अब चुनाव आयोग इतना जाग गया है कि सी विजिल पोर्टल को भी मॉनिटर कर ले रहा है। सर, ये सब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के आड़ में बड़ी सेटिंग की तैयारी की गई है, जिसकी वजह से कुछ दिन मोदी जी चुनाव से दूर रहे, चुनाव अभियान से दूर रहे? देखिए, मोदी जी चुनाव प्रचार से क्यों दूर हैं उसका विषय कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हरियाणा इलेक्शन में मोदी जी की रैली में 3500 लोग नहीं आ रहे थे, और यहां तक कि एएनआई के अलावा किसी को कवरेज करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अगर बाकी लोग, सोशल मीडिया के लोग और टीवी चैनलों के लोग, जो गोदी मीडिया नहीं है, वो मोदी जी की रैली को कवर करने पहुंच जाते तो मोदी जी का पिटारा खुल जाता। और इस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ा के 17.5 लाख वोट बढ़ाए गए हरियाणा के इलेक्शन में। 47 से 48 लाख जो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने कैलकुलेशन किए, 48 लाख वोट 47 लाख से 50 लाख वोट बढ़ाए गए महाराष्ट्र के इलेक्शन में। और जो एडीआर का अनुमानित है कि 5 करोड़ वोट जो है 89 कॉन्स्टिट्युएंसीज में कमती बढ़ती किए गए, जिसमें वोट कम गिने गए या ज्यादा गिने गए 89 लोकसभा सीटों में 2024 के लोकसभा इलेक्शन। और उसको लेकर एडीआर, वोट फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस पार्टी और विभिन्न विपक्षी दलों ने सीईसी, इलेक्शन कमीशन को तकदीस की, मिलने गए, रिटर्न में दिया। संजय सिंह भी उसमें शामिल थे। रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज कराई कि वीवीपैट की गिनती को बढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट गए, 1 से 5 वीवीपैट गिनती एक विधानसभा में काउंटिंग कराने का आदेश लिया। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के जू नहीं रहेंगी। और जो आप बोल रहे हैं पोर्टल की बात, ये पोर्टल पे कंप्लेंट करने वाला कौन है भाई? उसका आईडी प्रूफ है? अगर आईडी प्रूफ है भी तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्लेंट करने वाला एक न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल आदमी है? उसके पास ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? जब पूरी ऑपोजिशन, आपको याद होगा, पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन पर पैदल मार्च करके इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपने की बात कर रही थी, उस समय इलेक्शन कमिश्नर से मिलने नहीं दिया गया विपक्ष को। विपक्ष से बड़ी संवैधानिक पोस्ट किसकी है बताइए आप? अगर विपक्ष ही इलेक्शन कमीशन से बात नहीं कर सकता और इलेक्शन कमीशन के दरवाजे विपक्ष के लिए बंद हैं, तो फिर ये पोर्टल का क्या लेना देना है? और अगर मोदी जी किसी इलेक्शन प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं तो ये उनकी कमी है, उनको आरएसएस से इंस्ट्रक्शन है। मतलब पर्दे के पीछे खेल कुछ और है ना? मतलब पर्दे के पीछे खेल कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। पर्दे के पीछे खेल ये है कि मोदी जी का समय अब समाप्त हो रहा है। 2027 में आप वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद चल रही है। प्रेसिडेंट ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि वन नेशन इलेक्शन अच्छी बात है। एक्स प्रेसिडेंट की कमीशन में, रामनाथ कोविंद के कमीशन में आपने उसको अप्रूवल कर दिया। वक्फ बोर्ड को आपने आनन फानन में पास करवा दिया। 44 अमेंडमेंट करके ऑपोजिशन की सारी अमेंडमेंट्स को आपने नकार दिया। 29 जनवरी जो कि कल की डेट थी, उसमें आपने उसको पास करा लिया। अब बजट आ रहा है 1 तारीख को, बजट में आप वक्फ बोर्ड का बिल भी पास कर लेंगे और उसके द्वारा आप वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन वक्फ बोर्ड पे क्यों चुप है? और जिस तरीके की स्कीमें
अब बजट में दी जाएंगी, वो बजट से भी दिल्ली के इलेक्शन को प्रभावित किया जाएगा, उस पर भी इलेक्शन कमीशन चू नहीं करेगा। तो ये जो कंप्लेंट पोर्टल वाली कंप्लेंट्स हैं, ये तो हो सकता है परवेश वर्मा ने खुद ही करा दी हो, बिल्कुल या उनके बिल्कुल साथियों ने बिल्कुल करा दी हो। जी चुनाव को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, तमाम जो गैर जरूरी चीजें हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान लगाने के लिए, और इन सब की आड़ में कुछ ऐसा खेल जिसका जिक्र हरियाणा और महाराष्ट्र में हो रहा था, उस तरीके का कुछ माहौल बनाया जाए, उस तरीके के कुछ सेटिंग बनाई जाए, ये भी एक पर्दे के पीछे का खेल हो सकता है। बहरहाल अब देखते हैं इस मामले में सुबह तक और क्या कुछ निकल करके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत सर इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।